चलिए जी, शुरू करता हूँ। नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज की क्लास में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने डीएम किया था और बहुत सारे लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि सर हमें एक बार टॉपिक के बारे में बता दीजिए। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेजुएशन लेवल का ये टॉपिक आपका रहने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक एनसीईआरटी में इस टॉपिक के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और जो आप मास्टर्स लेवल पर जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आप पढ़ते हैं या जॉन टेलर थ्योरम ज़्यादा अच्छे से बोलूँ आप पढ़ते हैं, वो बहुत ही ब्रॉड तरीके से उसमें लिखा हुआ रहता है। तो हमें केवल उतना बता दीजिए जितना यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो मैं उसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को एक बार स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ मेरे भाई। सबसे पहले देखिएगा, बेसिक है, जब आपसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात करी जा रही है इस टॉपिक के अंदर सवाल आना तय बात है इसका। तो अभी हमारे पास जो टॉपिक पूछा जाएगा वो बिल्कुल बेसिक होगा, यानी आपको ये जानना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है। इससे सवाल बन सकता है कि व्हाट इज जेटीडी, इससे आराम से सवाल बन सकता है कि व्हाट इज जेटीडी। जेटीडी मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में होता है, किस में नहीं होता है, या क्या होता है। सबसे पहले जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, इस बारे में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात, आपसे ये भी पूछा जाता है कि किन कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिलेगा और किन कॉम्प्लेक्स में आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिलेगा। ये मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछा जाएगा कि किन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जिनमें आपको जेटीडी देखने को मिलेगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। उस बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कहने का मतलब आपने किस तरीके से पहचान करेंगे जेटीडी की, कि जेटीडी किन में होगा और किन में नहीं होगा। यही सवाल होगा मेरे भाई, पक्का यही सवाल होगा। आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे दिए जाएंगे और बता इनमें से किन में जेटीडी होगा। दूसरी बात, एक और बात पर हम चर्चा करेंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ जेटीडी। मैग्नीट्यूड ऑफ जेटीडी, जेटीडी का मैग्नीट्यूड मतलब कहने का, अगर मैं आपसे 2 कॉम्प्लेक्स दे दूं और दोनों कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन दोनों में से किस में ज़्यादा होगा। तो ये भी सवाल बन सकता है। तो बिल्कुल बेसिक से मेरे भाई शुरू करता हूँ और बिल्कुल एडवांस लेवल तक इसकी बात को लेकर चलूँगा। एट द एंड कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जेटीडी का जो आप सॉल्व कर ना पाएँ, जो आपने देखा ना हो। कुछ बेसिक बातों का आप ध्यान रखें। तो चलिए मेरे भाई, एक एक करके आज की क्लास को यहीं पर शुरू करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो हम जानने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा। सवाल मेरा ये है, दैट इज व्हाट इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। सबसे पहले समझते हैं कि ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है ना। उस बारे में चर्चा तो करेंगे, पहचानना तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल हम इस क्लास में ये जानते हैं कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है। ज़रा सोचिएगा, बिल्कुल बेसिक बात से शुरू करता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये चैप्टर का ये टॉपिक है, सब टॉपिक है। तो ज़रा देखिएगा, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, दैट इज Ml6 टाइप कोई कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर M मेटल को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, L लाइगेंड को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, और इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर दैट इज चार्ज है, मान लीजिए N पॉजिटिव चार्ज है, कुछ भी चार्ज यहाँ हमारे पास हो सकता है। अब जो समझदार होगा उसने यहाँ पर जानते ही देख लिया कि Ml6 लिखा हुआ है, कहने का मतलब 6 लाइगेंड हैं, तो 6 लाइगेंड का मतलब पक्का ही पक्का ये एक तरीके से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। क्या होगी मेरे भाई, ये क्या होगा, एक तरीके से मेरे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में ये जो मेटल होती है, ये मेटल बीच में रखा रहता है, सेंटर पे मेटल होता है मेरे भाई,
और 4 लाइगेंड इस तरीके से रखे हुए रहते हैं, एक लाइगेंड, दूसरा लाइगेंड, तीसरा लाइगेंड और चौथा लाइगेंड। 4 लाइगेंड इस तरीके से रखे रहते हैं। अगर मैं इन चारों को सही से बनाता हूँ, अगर मैं इन चारों लाइगेंड को आपस में मिला दूँ, 4 लाइगेंड है ना, अगर मैं इन 4 लाइगेंड दैट इज नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड एंड नंबर फोर्थ, अगर इन 4 लाइगेंड को मैं आपस में मिला दूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे मेरे भाई, आप बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। जो एक लाइगेंड इसके नीचे होगा दैट इज ये लाइगेंड, और एक लाइगेंड इसके ऊपर होगा, इसको हम बोलते हैं दैट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको दिखने में ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है ऐसा। मान लीजिए प्लेन है तो होगा कैसा, ये ऐसा है मेरे भाई, है ना। सेंटर पे क्या है, इसको ऐसा समझो, इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझो कि बीच में ये मेटल रखी हुई है, यहाँ पर बीच में ये मेटल रखी हुई है। अब मेटल से इस कॉर्नर पर दैट इज इस कॉर्नर पर एक लाइगेंड है, इस कॉर्नर पर एक लाइगेंड है, इस कॉर्नर पर एक लाइगेंड है और इस कॉर्नर पर एक लाइगेंड है। अगर मैं इन्हीं चारों को मिला दूं तो एक स्क्वायर बनेगा। एक एग्जैक्ट इसके ऊपर होगा और एक एग्जैक्ट इसके नीचे होगा। सिंपल बात, क्या होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। तो इन चारों को मिलाया तो एक स्क्वायर बनेगा। एक एग्जैक्ट इसके ऊपर होगा और एक एग्जैक्ट इसके नीचे होगा। इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब जरा एक बेसिक बात ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में समझो। अगर मैं इसको हटा दूं, मान लीजिए ये जो जोड़े थे मैंने, इस जोड़ने वाले कॉन्सेप्ट को मान लीजिए मैं हटा लूं। कुछ बात आपको समझाना चाह रहा हूं, जो समझदार होगा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ज़्यादा बेहतरीन होगा। ये जो बॉन्ड होती है मेरे भाई, ये जो बॉन्ड होती है, इस बॉन्ड को आप नाम देते हैं दैट इज एक्सियल बॉन्ड। क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड। जो इस तरीके की ये जो ऊपर की तरफ बॉन्ड होती है, एक ऊपर और एक नीचे, तो इन दोनों बॉन्ड को नाम दिया जाता है एक्सियल बॉन्ड। जबकि ये जो 4 बॉन्ड्स होती है जो स्क्वायर बना रही हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये रहा एक्सियल बॉन्ड और ये रही इक्वेटोरियल बॉन्ड। बिल्कुल सिंपल बात। अब आप केमिकल बॉन्डिंग, थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ते होंगे कि ये जब हम ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की बात करते हैं तो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ध्यान दीजिएगा, आप केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ते हैं इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगर आप प्लेन की बात करूं, ये इसको एक्स एक्सिस मान लूँ, इसको वाई एक्सिस मान लूँ, मतलब ये मान लीजिए ये रही है, इस तरीके से था ये, तो ये इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लो, इस एक्सिस को वाई एक्सिस मान लो, और ये जो ऊपर की तरफ है इसको जेड एक्सिस मान लो। तो इस बात का मतलब 4 लाइगेंड हमारे पास इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो 4 लाइगेंड होते हैं, ध्यान से सुनना, जो 4 लाइगेंड आपके पास होते हैं वो 4 लाइगेंड एक्स वाई प्लेन में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, एक्स वाई प्लेन में होते हैं। जबकि 2 लाइगेंड जो आपके पास होते हैं, 2 लाइगेंड, वो 2 लाइगेंड जेड एक्सिस या जेड प्लेन में होते हैं। कहाँ होते हैं मेरे भाई, जेड प्लेन में होते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। और अगर आप थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में all the bond length are same, bond length are same। सारी की सारी बॉन्ड लेंथ जो होती है ऑक्टाहेड्रल के केस में वो बराबर होती है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग से इस बारे में बात समझी मेरे भाई। जैसे समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि कहने का मतलब जो बॉन्ड लेंथ है एक्सियल, जो बॉन्ड लेंथ है एक्सियल, वो बराबर होगी बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ एग्जैक्ट बराबर होगी इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ का। ठीक है मेरे भाई, मतलब बॉन्ड लेंथ जो होगी एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बराबर होती है। तो सारी की सारी 6 की 6 बॉन्ड लेंथ जो होती हैं वो बराबर होती है। ये जनरल एक केस है ऑक्टाहेड्रल के बारे में। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखा, एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, तो बहुत सारी जगह ऐसा हुआ जैसे एक्सपेरिमेंटली हम बोलते हैं एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी एक तरीका होता है। एक्स रे
क्रिस्टलोग्राफी ग्राफी। तो हमने क्या देखा, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हमारे पास ऐसे मिले जहाँ पर सारी 6 की 6 बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं थी। एक फेमस कॉम्प्लेक्स की आपको बात करता हूँ, हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर। हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर, दैट इज़ दिस वन। जब इसको स्टडी किया हमने, तो स्टडी करने पर यह देखा गया कि आपको पता है कॉपर यानी मेटल और लाइगेंड, दैट इज Cu और O के बीच की जो बॉन्ड थी, यहाँ पर अलग तरीके का खेल हुआ कि 4 बॉन्ड अलग तरीके की थी, दैट इज छोटी थी, और 2 बॉन्ड अलग तरीके की थी, 2 बॉन्ड जो थी वो बॉन्ड्स बड़ी थी। तो 4 बॉन्ड छोटी थी, 2 बॉन्ड बड़ी थी, जबकि होना चाहिए था सारी की सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होनी चाहिए थी। ज़रा इसको और डिटेल में और बेहतरीन तरीके से इसको मेरे भाई समझिएगा, एक एक करके ज़रा आप बातों को समझिएगा, और कुछ बेसिक बातें आपको आज की क्लास में समझाना चाह रहा हूँ। कुछ बेसिक चीज़ें आपको आज की क्लास में एक दो पॉइंट और मेरे भाई मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सारी बॉन्ड लेंथ बराबर ना होकर के कुछ खतरनाक चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी, यहाँ पर समझिएगा। और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने अभी कभी इंट्रोड्यूस करता हूँ, देखिएगा। जनरली होता क्या है, होना ये चाहिए, ये दिस वन ये इमेज है, बहुत ही प्यारा है जी। जॉन टेलर डिस्टोर्शन को ज़रा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, इमेज है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, एक बात मेरी समझे, होना क्या चाहिए कि सारे के सारे, ये मेटल है बीच में, ये मेटल है बीच में, और हमारे पास इस मेटल से 6 लाइगेंड जुड़े हुए हैं, दैट इज दिस वन, 1 2 3 4 5 और 6 लाइगेंड। 6 के 6 बॉन्ड लेंथ जब बराबर होती है, ओरिजिनल लिखा हुआ है, इसी को ही नाम देते हैं, दैट इज आइडियल ज्योमेट्री या आइडियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो क्या बोलूँगा, क्या होती है आइडियल ज्योमेट्री? जब सारी के सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होती हैं तो इसको बोलते हैं आइडियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बिल्कुल सिंपल बात। लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हमने ऐसे देखे जिनमें क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमने अभी कहा कि इनको, अभी फिर से बता देता हूँ, मैंने बारंबार आपको कहा है कि ये जो बॉन्ड लेंथ होगी इसको बोलूँगा एक्सियल बॉन्ड लेंथ, और ये जो बॉन्ड लेंथ होगी इनको बोलूँगा इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। यही तो कहा, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। सिंपल बात। अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंटली ऐसे मिले, अगर आप ध्यान से इसको देखें, यहाँ पर भी 6 लाइगेंड है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन देखा क्या गया कि इन कॉम्प्लेक्स में, ऐसे कॉम्प्लेक्स में अगर आप ध्यान से एक बात को नोटिस करें तो जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ वो छोटी है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी है। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ यानी ये जो इक्वेटोरियल ए वाले बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड बड़ी हैं और 2 बॉन्ड छोटी हैं। कौन सी बॉन्ड बड़ी है? तो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ये बड़ी है, 4 बॉन्ड बड़ी है और 2 बॉन्ड छोटी हैं। इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है टेट्रागोनल कंप्रेशन। टेट्रागोनल कंप्रेशन, इसी को क्या नाम देता है? टेट्रागोनल कंप्रेशन। तो बिल्कुल सिंपल बात। जबकि इस वाले को ध्यान से अगर आप नोटिस करें तो इसमें भी अगेन 6 बॉन्ड लेंथ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई कंपैरेटिवली टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई। और अगर ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ, यानी कहने का मतलब कि जब एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो हो आपकी, वो एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाए और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो हो वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है टेट्रागोनल कंप्रेशन। इलोंगेशन, कंप्रेशन होता मेरे भाई, टेट्रागोनल कंप्रेशन, टेट्रागोनल कंप्रेशन। सिंपल याद रखेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा? टेट्रागोनल कंप्रेशन। तो कहने का मतलब जब सारी के सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होगी तो इसको बोलेंगे आइडियल ऑक्टाहेड्रल। जब एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे टेट्रागोनल इलोंगेशन। ओ इलोंगेशन लिखना था, फिर से वही गलत बात, फिर से वही भाई बोलिएगा जरूर, बीच बीच में बोलते जरूर रहेगा मेरे भाई। टेट्रागोनल इसको बोलते हैं जब बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है
तो इसको बोलते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको नाम देते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन, टेट्रागोनल इलोंगेशन। तो जब ये दो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती हैं तो इनको बोलता है टेट्रागोनल इलोंगेशन, और जब ये दो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती हैं तो इनको बोलता है टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन। तो इलोंगेशन भी हुआ, कॉम्प्रेशन भी हुआ। जरा सोचो कि इन कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ होगा। मेटल लाइगेंड सब में सेम है, लाइगेंड सारी की सारी तीनों में सेम है जी, सेम है। यानी कहने का मतलब ये जो इफेक्ट है ये केवल और केवल अराइज हुआ है ड्यू टू मेटल। किसकी वजह से ये इफेक्ट अराइज हुआ है? तो मैं बोलूँगा ये जो इफेक्ट अराइज हुआ है, ये इफेक्ट अराइज हुआ है, कहने का मतलब वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं कि दिस अराइजेज ड्यू टू, दिस इफेक्ट इज अराइजेज ड्यू टू, ये इलोंगेशन और कंप्रेशन जो हुआ इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू मेटल, ड्यू टू मेटल, मेटल की वजह से ये इफेक्ट हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटेलो जनरेटेड इफेक्ट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मेटेलो जनरेटेड इफेक्ट, मेटेलो जनरेटेड इफेक्ट। याद रखेंगे मेरे भाई सिंपल बात। तो जो जॉन टेलर डिस्टोर्शन या जो जॉन टेलर थ्योरम आपके पास होती है वो किस वजह से होती है? मेटेलो जनरेटेड, मेटल की वजह से होती है, लाइगेंड की वजह से नहीं होती है। तो डेफिनेशन लिखूंगा जीटीडी की, इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जॉन टेलर डिस्टोर्शन को इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, यानी डेफिनेशन लिखूंगा एलोंगेशन एंड कॉम्प्रेशन, एलोंगेशन यानी बड़ा हो जाना, एंड कॉम्प्रेशन दैट इज छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना और छोटा हो जाना, ये मैंने आपको बताई। कॉम्प्रेशन ऑफ एक्सियल बॉन्ड, ऑफ एक्सियल बॉन्ड विद रेस्पेक्ट टू इक्वेटोरियल बॉन्ड, विद रेस्पेक्ट टू इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड ड्यू टू मेटल, मेटल की वजह से, ड्यू टू मेटल, मेटल की वजह से, इज नोन एज जॉन टेलर डिस्टोर्शन। तो कोई आपसे पूछे जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन ऑफ एक्सियल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड का बड़ा हो जाना और एक्सियल बॉन्ड का छोटा हो जाना इक्वेटोरियल बॉन्ड के कंपैरिजन में, उसी को ही नाम दिया जाता है जॉन टेलर डिस्टोर्शन। मेरे भाई सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन क्लियर हुई जेटीडी। तो ये जो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो रही थी या जो बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही थी, इसकी वजह था जॉन टेलर डिस्टोर्शन। अब समझते हैं कि ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता क्यों है, क्यों ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है, वाई जेटीडी टेक्स प्लेस, हेडिंग डालिएगा। अब इस बात को समझते हैं, हमें ये तो पता लग गया कि जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है, लेकिन वाई जॉन टेलर डिस्टोर्शन जेटीडी अकर टेक्स प्लेस, ऐसे लिख देता हूं, व्हेन टेक्स प्लेस। जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्यों होता है, वाई जॉन टेलर डिस्टोर्शन टेक्स प्लेस, वाई जेटीडी टेक्स प्लेस, जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्यों होता है। अब जरा समझो, ये नेचर का यूनिवर्सल लॉ है, ये नेचुरल है जी, ये केमिस्ट्री का फंडामेंटल नेचर का रूल है, ये मैं नहीं बदल सकता हूँ ना आप बदल सकते हैं, ये नेचर का रूल है कि हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, दुनिया की हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, दुनिया की हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, ये नेचर का रूल है। आप पढ़ क्यों रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए। मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ? स्टेबिलिटी के लिए। तो दुनिया की हर कोई चीज़ स्टेबल होना चाहती है, तो कॉम्प्लेक्स भी हमारी तरह स्टेबल होना चाहते हैं। और स्टेबल कैसे होंगे वो? तो वो जो स्टेबल होंगे, कॉम्प्लेक्स चाहता है मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करना। क्या कहा मैंने? कॉम्प्लेक्स हमेशा मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करना चाहता है, क्योंकि जब उसकी मिनिमम एनर्जी होगी तब उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। क्या होगा मेरे भाई? तब उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। तो हर कोई दुनिया का
हर कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी लेना चाहता है। यानी साफ शब्दों में आपसे बोलूं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन स्टेबिलिटी के लिए होता है केवल और केवल, ताकि कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो मैं रीजन वो बता सकता हूं कि जॉन टेलर के होने के दो मेन रीजन, जो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है वो हैं, अभी समझाऊंगा एक एक करके। टू रिमूव इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी, ज़्यादा टफ लग सकता है मेरे भाई आपको। टू रिमूव इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी, अभी समझाऊंगा कि यह होता क्या चीज़ है। तो क्या होता है, सबसे पहला रीजन इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी को कॉम्प्लेक्स रिमूव करना चाहता है। अब वो कैसे करेगा उस बात पर आएंगे, पहला रीजन। दूसरा रीजन, टू गेन थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी, टू गेन थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी, टू गेन थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी बाय सेकेंडरी स्प्लिटिंग, बाय, ऐसे लिख देता हूं, फर्दर स्प्लिटिंग, फर्दर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग आपने पढ़ी है स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आप स्प्लिटिंग पढ़ते हैं कि डी ऑर्बिटल जो है वो दो सेट में टूट जाती है, T2G सेट नीचे एनर्जी में रह जाता है, EG सेट ऊपर चला जाता है एनर्जी में, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। उसके बाद फर्दर स्प्लिटिंग होती है, जिस स्प्लिटिंग से थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी आती है, जिसको हम बोलते हैं 2 डिग्री स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं मेरे भाई, 2 डिग्री स्प्लिटिंग। तो ये दो रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी को रिमूव करना चाहता है ताकि उस पर स्टेबिलिटी आ जाए। फिर से वही बात, स्टेबिलिटी क्या लग रहा है। और दूसरी बात, वो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, और करेगा कैसे, फर्दर स्प्लिटिंग से, जिस फर्दर स्प्लिटिंग को आप नाम देते हैं 2 डिग्री स्प्लिटिंग। बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है यहाँ तक। ये तो हमारी हुई नॉर्मल बात मेरे भाई। अब बात है, अब जरा इस डिजनरेसी को ध्यान से समझो। इस डिजनरेसी, यहीं से पहला पॉइंट मिलेगा, पहला सवाल आपको यहीं से मिलेगा। पहला सवाल आपका जवाब यहीं से मिलेगा। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, डेफिनेशन आपको बता दी, पहचान करो किस में होगा किस में नहीं होगा। तो उसका जवाब अब आपको मिलेगा, उसका जवाब अब आपको बिल्कुल सिंपल मिलेगा। पहले आप डिजनरेसी को समझो। डिजनरेसी का मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से केमिस्ट्री पढ़ी आपने, तो डिजनरेसी का मतलब आप नॉर्मल बोलते हैं कि जिन दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है उनको बोलते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल, और इस फिनोमिना को आप नाम देते हैं डिजनरेसी। अब ये जो डिजनरेसी है, ये डिजनरेसी दो तरीके की हो सकती है। क्या कहा मैंने, कोई जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है तो उसको आप बोलते हैं दैट इज डिजनरेट ऑर्बिटल, और इस फिनोमिना को बोला जाता है दैट इज डिजनरेसी। अब डिजनरेसी दो तरीके के आपके पास होती है। डिजनरेसी आपके पास क्या होती है, डिजनरेसी आपके पास दो तरीके की डिजनरेसी आपके पास होती है, दैट इज एनर्जेटिक डिजनरेसी। नंबर फर्स्ट वन इज दैट इज एनर्जेटिक डिजनरेसी। एक होती है एनर्जेटिक डिजनरेसी और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी। दूसरी कौन सी होती है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी, इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी, इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी एंड पहला होता है एनर्जेटिक डिजनरेसी। एनर्जेटिक डिजनरेसी आपको पता ही है, एनर्जेटिक डिजनरेसी का मतलब होता है जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, ऑर्बिटल की एनर्जी, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग सेम एनर्जी, तो उन ऑर्बिटल को आप नाम देते हैं कि ये ऑर्बिटल आर इलेक्ट्रॉनिकली डिजनरेट, इलेक्ट्रॉनिकली डिजनरेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डिजनरेट, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी के केस में आप बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल आपको पता है, मान लीजिए px py pz, हमें तो पता ही है, अरे यार अब मास्टर लोगों को इतना तो पता ही होगा, px py pz तीन ऑर्बिटल होती हैं, तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी px और py और pz की एनर्जी बराबर होती है ना। सेम उसी तरीके से d की 5 ऑर्बिटल होती है, dxy dzx dxy dyz dzx
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, पाँचों की एनर्जी बराबर होगी तो उसे बोलूँगा एनर्जेटिकली डिजनरेट। जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी, यही बात है यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी की बात है। इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी की बात कर अगर मैं आपसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब जब क्या हो, ऑर्बिटल, दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिकली अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, इलेक्ट्रॉनिकली अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, इस बात को समझिएगा, अनसिमेट्रिकली फील्ड हो। अनसिमेट्रिकली फील्ड का मतलब मान लीजिए कोई डी ऑर्बिटल है ना, मान लीजिए डी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई बोलूँ, डी वाई जेड बोलूँ, डी जेड एक्स, पाँचों बना देता हूँ मेरे भाई, ये रही 5 डी ऑर्बिटल बना दूँ और ये 5 है जी, है ना। तो मान लीजिए ये रहा, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं नाम दूंगा D2 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। अब चेक करो, 2 में तो इलेक्ट्रॉन है, 3 में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब सब में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। इसको मैं बोलूँगा कि दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली डिजनरेट। तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी को वो रिमूव करना चाहता है, इस इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी को वो रिमूव करना चाहता है। यहीं से एक स्टार पॉइंट समझिएगा, पहला पॉइंट और सबसे ज़्यादा स्टार पॉइंट जो आपके काम आएगा कि जेटीडी किस में होगा और किस में नहीं होगा। तो आपको ये बात बता दूं, जेटीडी फॉर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन उन कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा जहां पर ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फील्ड होंगे। क्या कहा मैंने? ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फील्ड होंगे। क्या होंगे मेरे भाई? ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए, हिंदी में लिखता हूँ होनी चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये देखना आना चाहिए कि किस में जेटीडी होगा या किस में जेटीडी नहीं होगा। तो जेटीडी केवल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन केवल उनमें होगा जिनमें ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल फील्ड होंगे। अगर ऑर्बिटल सिमेट्रिकल फील्ड है तो वहाँ पर जेटीडी देखने को नहीं मिलेगा। कि आपने क्या बात कर दी सर? ये बात कर दी, चेक करो, चेक करो, चेक करो, आप ध्यान से समझो। जब आप पढ़ते थे, जरा CFT को एक बार रिकॉल करवा दूँ कि 5 ये जो डी ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनना, ये जो 5 डी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपको पता है अकॉर्डिंग टू CFT ये ऑर्बिटल स्प्लिट होती हैं 2 सेट में। क्या होती हैं? ये ऑर्बिटल स्प्लिट होती है 2 सेट में, जिसमें से 3 ऑर्बिटल डिजनरेट होती है, 3 ऑर्बिटल डिजनरेट होती हैं, जिन ऑर्बिटल को आप बोलते हैं DXY, DYZ एंड DZX। क्योंकि 3 होती हैं तो इसको बोलते हैं T2G, दैट इज ट्रिपली डिजनरेट ऑर्बिटल, ट्रिपली डिजनरेट ऑर्बिटल। जबकि 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और दोनों की एनर्जी बराबर होती है। जो 2 ऑर्बिटल होती हैं वो होती हैं DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। इन ऑर्बिटल को आप नाम देते हैं दैट इज EG, इन ऑर्बिटल को आप नाम देते हैं EG। और जहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बराबर होती है, इसको नाम देते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप नाम देते हैं बेरी सेंटर। क्या नाम देते हैं मेरे भाई? बेरी सेंटर, इसको नाम दिया जाता है। अब आपसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि इनमें से किस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर कॉम्प्लेक्स आ जाए, दैट इज उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए D1, हाई स्पिन लो स्पिन का तो कॉन्सेप्ट होगा नहीं, तो D1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन आएगा दैट इज T2G में, T2G में आएगा। अब चेक करो, T2G की वजह से ये क्या है, ये इसमें तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस बात का मतलब ये पक्का अनसिमेट्रिकली फील्ड है, और अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो D1 सिस्टम में जेटीडी होगा, दैट इज यस। अब कॉम्प्लेक्स लिख दूं, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स लिख दूं, मान लीजिए स्कैंडियम का कोई कॉम्प्लेक्स है H2O+, ऐसा होना चाहिए 2 पॉजिटिव मेरे भाई। तो ऐसे दिखने चाहिए ना आपको कि जेटीडी होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, जी D1 है। ऐसे आपको एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि D2 में जेटीडी होगा या नहीं होगा, तो आप बोलेंगे यस जेटीडी में होगा, क्योंकि 2 में इलेक्ट्रॉन है, 1 में नहीं है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो अगेन यस। क्या D3 कॉम्प्लेक्स में आपका होगा?
आप बोलेंगे D3 कॉम्प्लेक्स में 3 ऑर्बिटल, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये उनमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये सिमेट्रिकली फील्ड है। सिमेट्रिकली फील्ड है, इस बात का मतलब GTD नहीं होगा, GTD नहीं होगा। प्राइम कंडीशन याद रखेगा, ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए, बस GTD देखने के लिए ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। अब आएगा D4, अब आएगा D4 में दो केस बनते हैं, आपको पता है, D4 हाई स्पिन एंड D4 लो स्पिन। लो स्पिन चेक करता हूँ, हाई स्पिन में भी और लो स्पिन में भी, है ना। D4 सबसे पहले हाई स्पिन, हाई स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 100% होगा मेरे भाई, 100% होगा, क्योंकि इसमें तो इसकी वजह से नहीं हो रहा है, अब की बार EG की वजह से हो रहा है, EG की, पहले T2G की वजह से हो रहा था, अब EG की वजह से हो रहा है, तो यस होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं D4 लो स्पिन की, D4 लो स्पिन की, अगर मैं बात करूं D4 लो स्पिन होगा या नहीं होगा, तो आप बोलेंगे ये D4 लो स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन अभी नीचे रह जाएगा, तो ले मेरे भाई नीचे, अभी भी देख इसमें दो, इन दोनों में एक एक, तो अभी भी अनसिमेट्रिकल है, यानी यस इसमें होगा। सेम इसी तरीके से आप हर किसी का चेक कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए मैं बोलूँ D9 में हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, तो इसका मतलब D9 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 100% होगा, क्योंकि इसमें दो हैं इसमें एक है, तो D9 कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। इस बात को आप ध्यान से याद रखेंगे मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल बात। ये तो हमने पता करा कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई मेरे भाई, यहाँ तक बात पता लगी कि किस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा और किस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अब आपसे सवाल पूछूं, दो कॉम्प्लेक्स देके दोनों में JTD हो रहा है, कि इन दोनों में से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में ज़्यादा होगा, तो फिर आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, अब मैं सारे सवाल इतना पढ़ के हो जाएंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखिएगा, जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। मैग्नीट्यूड चेक करना, मैग्नीट्यूड हमेशा तीन चीज़ों पे चेक करेगा, तीन चीज़ों से मैग्नीट्यूड बिल्कुल आपका सवाल इन तीनों से हो जाएगा। सबसे पहला मैग्नीट्यूड जो आपका चेक करा जाता है, बेसिकली मैग्नीट्यूड हमेशा तीन चीज़ों पर चेक होगा। नंबर फर्स्ट वन इज दैट इज कॉन्फिगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, कि T2G में है इलेक्ट्रॉन या EG में T2G की वजह से, एक एक करके लिखूंगा। दूसरा होता है दैट इज लाइगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड, कि लाइगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसकी वजह से भी GTD होता है। और तीसरा हमारे पास होता है दैट इज जो मेटल आपने ली वो कौन सी सीरीज की है, दैट इज 3D सीरीज की है, 4D सीरीज की है या 5D सीरीज की है, इस बात से भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट करता है ना। अब ध्यान से समझो, एक एक करके तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज यही होगा, सबसे ज़्यादा यूज ये होगा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने क्या कहा, JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अनसिमेट्रिकल की वजह से होता है, और अनसिमेट्रिकल या तो T2G हो सकता है और या तो अनसिमेट्रिकल EG हो सकता है। जैसे D1 के केस में अगर मैं आपसे बात करूं, D1 होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता, यानी D1 के केस में जो होता था वो किसकी वजह से होता है, वो होता है T2G की वजह से, आया ना। लेकिन अगर मैं D4 हाई स्पिन की बात करूं तो D4 हाई स्पिन में जो होगा वो EG की वजह से होगा, दोनों में हो रहा है, लेकिन ज़्यादा किस में होगा मेरे भाई। तो हमेशा याद रखें, जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो EG की वजह से ज़्यादा होता है,
Eg की वजह से ज़्यादा होता है। और जो समझदार लोग होंगे वो मेरी बात को समझ चुके होंगे, क्योंकि Eg ऑर्बिटल जब लाइगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो वो वहीं से अप्रोच करता है जहाँ पर Eg ऑर्बिटल पॉइंटेड होती है, और T2G ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सेस होती हैं, तो लाइगेंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं, जिससे रिपल्सन भी कम होता है। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखें कि T2G में ज़्यादा हो, T2G में कम होगा और Eg में ज़्यादा होगा। और याद रखें Eg में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या T2G दोनों में से कोई भी बोल, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, चाहे मैं T2G की बात करूँ चाहे मैं T2G बोलूँ या मैं Eg बोलूँ, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मेरे भाई उतना ज़्यादा GTD होगा, यानी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि एक में Eg में है 1 इलेक्ट्रॉन और एक में Eg में है 3 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में से ज़्यादा किस में होगा? तो आप बोलेंगे Eg3 में ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ एक में है T2G1, एक में है T2G2, T2G3 में तो हो ही नहीं सकता, एक हो सकता है T2G4 और एक हो सकता है T2G5, तो किस में ज़्यादा होगा? जितना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इस बात का मतलब GTD उतना ज़्यादा होगा। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो पहला तो बिल्कुल सिंपल हुआ, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको सारे सवाल आपको इसमें से देख के हो जाएंगे, तो आपको चेक करना है कि Eg की वजह से हो रहा है या T2 की वजह से हो रहा है। अगर Eg की वजह से हो रहा है तो उसमें ज़्यादा होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, क्योंकि Eg लाइगेंड जो अप्रोच करता है और जो Eg ऑर्बिटल होती है, Eg जो ऑर्बिटल होती है इन बिटवीन द एक्सिस होती हैं, तो वैसे अप्रोच करता है मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल। पॉइंट नंबर सेकंड। दूसरी बात फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड, ऐसे बोल देता हूँ, यहीं पर पॉइंट आ जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी मेरे भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लाइगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्प्लिटिंग यानी GTD। यानी लाइगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा GTD उतना ज़्यादा होगा, GTD इतना ज़्यादा होगा। इतना टफ सवाल अभी तक आपके केस में बना नहीं है, इतना टफ सवाल आपके केस में अभी तक बना नहीं है। तीसरा पॉइंट नंबर थर्ड मैंने आपको बताया था, दैट इज कौन सी सीरीज की है मेटल, सीरीज। एक बात ध्यान से पॉइंट समझिएगा, रीजन इनके बहुत गहरे रीजन होते हैं। कभी फ्यूचर में अगर कभी मौका मिलेगा जरूर बताऊंगा। अगर एलिमेंट 3D का हो, 4D का हो, 5D का हो, जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं मेरे भाई, तो टॉप टू बॉटम चलने पर जो GTD होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, वो बढ़ता है। GTD जो होता है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन GTD वो बढ़ता है। तो हमेशा ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम 3D से 4D, 4D से 5D की तरफ बढ़ने पर GTD बढ़ता है। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल ये है, यही वजह है कि कॉपर +2 हो, चाहे Ag+2 हो, चाहे गोल्ड +2 हो, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं कॉपर प्लस में, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं कॉपर प्लस में, और ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा Ag+ में, और गोल्ड तुरंत कन्वर्ट हो जाता है Au+ में। इन सभी रिएक्शन को नाम दिया जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इनको क्या नाम दिया जाता है मेरे भाई? इनको नाम दिया जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, आसान कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो ये 3 बातें आपसे पूछी जाएगी, ऐसा सवाल आपको हो नहीं सकता है जो GTD आप देखा नहीं। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि सबसे भयंकर जो GTD देखा जाता है, सुनना, सबसे भयंकर जो GTD देखा जाता है, मोस्ट GTD जो देखा जाता है, वो देखा जाता है D9 कॉम्प्लेक्स में।
अगर किसी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9 आ रही है तो समझ जाना उसमें सबसे खतरनाक JTD होगा। क्यों सबसे खतरनाक JTD? क्योंकि ये JTD EG की वजह से हो रहा है। चेक करो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी T2G6 EG3। तो JTD किसकी वजह से हो रहा है? JTD EG की वजह से हो रहा है। और EG की वजह से जब JTD होता है तो बहुत पावरफुल होता है। यही वजह है कि जो कॉपर का ये कॉम्प्लेक्स है हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स जो होता है, इस पर सबसे खतरनाक JTD देखने को मिलता है। और सबसे खतरनाक JTD होने की वजह से इसकी 4 बॉन्ड लेंथ तो बड़ी होती है और 2 बॉन्ड लाइन छोटी हो जाती है। अभी एक्सप्लेन और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता था मैं इसको कि कब बॉन्ड लाइन छोटी होगी कब बॉन्ड लाइन बड़ी होगी, लेकिन ये हमारे सिलेबस में ये पार्ट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हमारे सिलेबस में इतना डेप्थ में ये बातें आपसे नहीं पढ़ाई जाएंगी, नहीं बताई जाएंगी। तो ये था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन JTD का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा लेकिन बहुत ही काम का टॉपिक आप समझे होंगे। अगर इससे रिलेटेड UKPSC में अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपका आ जाएगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के रिगार्डिंग, तो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझे होंगे। किसी पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट करें। अगर कोई ऐसा टॉपिक, छोटा टॉपिक या बड़ा टॉपिक जो आप चाहते हों कि आपको बताया जाए, आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको उसका छोटा सा समरी टाइप आपको एक दे दी जाए, तो आप कमेंट करें। मैं कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और फिर उस पर एक वीडियो बना करके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। नई क्लास में मिलूंगा नई टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सारे लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।